हेलो एवरीवन, क्लास 9th, दिस इज रोहित तिवारी। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या वर्क कर चुके हैं। देखिए, मेरे सामने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की बुक है 109। तो मैं आपको याद दिला दूं और एक रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या अब तक वर्क किए हैं। तो अगर हम देखें अपनी इस बुक को, हिस्ट्री की बुक को, तो हमने जो पहला चैप्टर कवर किया था वो था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये चैप्टर हो चुका है, ठीक है। दूसरा चैप्टर था इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल साइंस देखें तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ये रही पॉलिटिकल साइंस की इंडेक्स। और इसमें हम देखें तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये हम लोगों ने पहला चैप्टर किया था। और अभी भी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले इंडिया फॉरेन पॉलिसी चैप्टर फिनिश किया है। तो 2 चैप्टर हम कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में। एंड सिमिलरली 2 चैप्टर हमने किए हैं हिस्ट्री में भी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। अगर हम ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक को देखें तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ भी हम अब तक 2 कर चुके हैं और उन 2 चैप्टर्स के नाम है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स एंड इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो टोटल मिला के भी अगर हम देखें इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना टाइम में, हम लोग अपने 9th क्लास में 2 चैप्टर हिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं, 2 ही चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के कर चुके हैं और 2 ज्योग्राफी के कर चुके हैं। तो टोटल 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। काफ़ी सारा होमवर्क भी आपने किया है, बीच बीच में नोट्स भी मैंने बहुत शेयर किए हैं, आपको पीपीटी दी है और वर्ड टू वर्ड इस बुक के थ्रू, टेक्स्ट बुक के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब आप इन 6 के 6 चैप्टर में, टोटल इन 6 चैप्टर्स, वॉट एवर क्वेश्चंस आर देयर जो हमने नहीं किए हैं, MCQ हैं, गिव रीजन वाई है या थ्योरी के क्वेश्चन है सिंपल से, इन 6 चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं इस संडे तक। अगर कोई छूटे, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूं तो मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 50% से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी, है ना। क्योंकि जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसमें भी कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। लेकिन अगर कुछ वर्क रह भी गया है इन 6 चैप्टर का, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है। यही होमवर्क है आपका। जो पेंडिंग प्रीवियस होमवर्क कर रहे हैं कुछ बच्चे, उनको भी इसको कवर करना है। और जिन बच्चों का होमवर्क टाइम टू टाइम चल रहा है, ठीक चल रहा है, उनको भी इन चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने हैं। मतलब आपको 6 के 6 चैप्टर जो हम कर चुके उनका रिवीजन करना है। उनके पेंडिंग अगर क्वेश्चन कोई बचे हैं टेक्स्ट बुक में तो उसको भी सॉल्व करना है, या उसको कम से कम समझ लीजिए। मैं चाहता हूँ इन 6 चैप्टर्स के ऊपर आपकी कमांड हो, ठीक है। होमवर्क में जितना दिया होमवर्क प्रीवियस उसे कंप्लीट कीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद का टारगेट ये है कि इन 6 के 6 चैप्टर में टेक्स्ट बुक के साइंस के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको भी सॉल्व कीजिए। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इट्स अ चैप्टर नंबर 7 इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अब जो चैप्टर का नंबर है आफ्टर दीज 6 चैप्टर्स, ये इसका नंबर हो रहा है चैप्टर 7। नंबर तो इसका चैप्टर 3 है ज्योग्राफी में, लेकिन अगर हम टोटल चैप्टर देखें जो हम कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर आ रहा है 7। तो आज हम 7th नंबर पे एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको प्रीवियस 6 चैप्टर्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, धीरे धीरे आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तो जो पुराने बैकडेट वीडियोस हैं उनको भी देखिए और आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप किसी ग्रुप के पार्ट हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए दोस्तों के, जिसमें एक टॉपर, एक मीडियोकर और एक कॉमन बच्चा, एवरेज बच्चा रहेगा और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो उस ग्रुप से हेल्प लीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, नोट्स वगैरह सारा, पीपीटी वगैरह सारा मटेरियल लीजिए। तो जो सारा
रिटर्न मटेरियल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, पीपीटी नोट्स, वो मुझसे लीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, वीडियो देखिए और आप कर सकते हैं। और नहीं हो रहा है तो मुझसे बात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब ये सब पुराना एक बार रिवाइज करने के बाद हम आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स पार्ट 1। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एंडोजेनेटिक मूवमेंट पढ़ा था, अभी देखिए कहानी बदल गई। अब क्या हो गया, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि ये एंडोजेनेटिक चैप्टर का मतलब है जो चीज अंदर काम करती है वो एंडोजेनेटिक है। अब थर्ड चैप्टर जो इसमें आ रहा है ज्योग्राफी के बुक में, उसका नाम है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। अब एक्सो का मतलब क्या है, जो फोर्सेस बाहर की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस में फाल्टिंग फोल्डिंग हो रही थी, जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं। अभी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस में टेम्परेचर है, विंड है और जो भी चीजें अर्थ के सरफेस को अफेक्ट करती हैं। तो सीधा सा मतलब है एक्सटर्नल प्रोसेस ऑकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ऑन द सरफेस। दे आर मेनली सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी associated with the moving objects on the earth surface। तो ये अब टॉपिक है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज बता रहे हैं वो है एक्सफोलिएशन, मैकेनिकल वेदरिंग, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, शटरिंग। तो इन्होंने टॉपिक उठाया है वेदरिंग का, और फिर वेदरिंग में इन्होंने मैकेनिकल वेदरिंग के 3 एग्जाम्पल 3 पिक्चर्स के थ्रू दिए हैं। एक है एक्सफोलिएशन, होम शेप्ड हिल, दूसरा है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल वेदरिंग का पार्ट है ये, और एक शैटरिंग। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि वेदरिंग होती है, ठीक है। तो देखिए वेदरिंग क्या है, मैं आपको बताऊं कि द प्रोसेस विच हेल्प in the loosening and breaking and decomposition of the rocks that are near the earth surface is called weathering। यानी वो प्रोसेस जिससे कोई रॉक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। अब कोई रॉक यानी बड़ा पत्थर, बड़ी चट्टान इतनी आसानी से लूज हो जाएगी, इतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगी, इतनी आसानी से डीकम्पोज हो जाएगी? नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और वो जो फोर्सेस काम करेंगे उन्हीं का नाम होगा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो वेदरिंग बाय इटसेल्फ इन्वॉल्व्स नो मोशन। द ब्रोकन और डिकेड रॉक्स रिमेन वेयर दे वर फाउंड। तो जो रॉक है वो वहीं रहेगी, वो उड़ के कहीं और नहीं चली जाएगी, रॉक में वेट होता है ना। तो इसमें कोई मोशन नहीं है, वेदरिंग में कोई मोशन नहीं होता। जो भी ब्रोकन या डिकेड रॉक है वो वहीं रहेगी, रिमेन वेयर दे वर फाउंड। हेंस it is a static process। A large number of factors and agents such as heating, cooling, freezing, thawing plants, animals and chemicals actions add weathering। तो इसमें क्या है, ये स्टैटिक प्रोसेस है और उसमें कई तरह के एजेंट फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे हीटिंग, कूलिंग, फ्रीजिंग। अब किसी चट्टान के ऊपर पेड़ निकल आया, उसकी जड़ें उसके अंदर जाएंगी, चट्टान को ब्रेक कर देंगी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इन बड़ी बड़ी चट्टानों को भी, जैसे नहीं कहते हैं यार वो उसका शरीर बहुत भीमकाय है, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है, उसका हृदय बहुत कोमल, हार्ट इज वेरी सॉफ्ट। तो उसमें दया है, करुणा है, प्रेम है। तो हो सकता है कि दिखने में जो खतरनाक लग रहा है वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो, उसका हृदय पिघल गया हो किसी बात पे, या वो अंदर से अच्छा है। और हो सकता है कोई दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से नहीं हो। तो रॉक्स क्या है, सॉलिड है, स्ट्रांग है, लेकिन वो भी अंदर से पिघल गई, अंदर से ब्रेक हो गई, लूज हो गई। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फैक्टर्स ने अफेक्ट किया, हीटिंग, कूलिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, अफेक्ट उसके ऊपर उसका अफेक्ट होगा। वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिसलेशन एंड decomposition of rocks। The breaking of rocks into fragments and loose rock material is called disintegration। disintegration क्या है? अब वेदरिंग में 2 मेन प्रोसेस हैं, एक तो होगा डिसइंटीग्रेशन और एक होगा डीकम्पोजिशन। पहले आपको यहाँ पे केवल इन्होंने भी पिक्चर्स दे दी हैं
और एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा कम कर दिया है, तो वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा आपको, वरना कहानी नहीं समझ में आएगी। तो पहले तो मैं आपको वेदरिंग ही समझा रहा हूँ कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग है ब्रेकिंग, लूजिंग और डीकम्पोजिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी रॉक्स का टूटना, लूज होना, डीकम्पोज होना, ये वेदरिंग है। और वेदरिंग के तो दो मेन पार्ट हैं या दो उसके प्रोसेस हैं, एक तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और एक डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेकिंग, जब एक रॉक व्हेन इट ब्रेक इनटू मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड लूज रॉक मटेरियल इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। फिर से मैं समझाता हूँ, द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड लूज रॉक मटेरियल इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। यानी रॉक टूट के कई सारे फ्रेगमेंट में बदल गई और इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, टूट गई, चकनाचूर हो गई, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, द डिके ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल चेंज इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। यानी रॉक चेंज हो गई बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन। तो आज के लिए आप केवल वेदरिंग समझिए, और वेदरिंग के दो मेन, जैसे कहते हैं कि उसके पार्ट हैं, उसके पिलर हैं। वेदरिंग में दो प्रोसेस हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन। तो आजकल आप केवल वेदरिंग को समझिए, थोड़ा पढ़िए, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।